जदीद अदब की सरहदें, जल्द दोयम, मजमून नंबर 11, जिसका उन्वान है शायरी एक आसमानी जुनून। समाअत फरमाइए। शायरी शऊर से होती है या विजदान की दुनिया से ज़हूर करती है। यूनान के कदीम फलसफी इसे एक किस्म का आसमानी जुनून समझते थे। बाज़ लोगों ने इसे एक किस्म की मिर्गी बताया है, एक आसमानी मिर्गी जिसमें इंसान शेर कहता है। अफलातून ने एक जगह ये भी लिख दिया है कि शायर अपने दिमाग से बाहर जाकर शेर कहते हैं। शायरी हमेशा पुरस्रार समझी गई है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे सरासर शऊरी समझते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का यह कौल तो आपने सुना होगा कि शायरी रियाजी का समर है, मगर आतिश की इस फिक्र के बावजूद कि शायरी का काम लफ्जों के नगीने जुड़ना है और शायर दरअसल एक किस्म का मुरस्सा साज है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जिन्होंने शायरी को नवाए सरोज समझा, और कई दूसरे अहम शायरों ने कहा कि शायरी इल्हाम है। गोया शायरी के बारे में सोच विचार करने वाले लोग दो किस्म के हैं, एक वो जिनके ख्याल में शायरी सिर्फ शऊर से जन्म लेती है, दूसरे वो जो ये समझते हैं कि शायरी नवाए सरोश है। इन दोनों किस्म के लोगों के दरमियान किसी समझौते का इम्कान नजर नहीं आता। अक़लियत पसंद लोगों ने और मार्क्सी नक्कादों ने उसे शऊरी अमल कहा है, लेकिन वो लोग जो अक़लियत रैशनलिज्म को हरफ हाकिर नहीं समझते, बल्कि अक्ल के अलावा विजदान को भी ज़रिया इल्म समझते हैं और विजदान को हैवानों की जिबिल्लत के बराबर पस मकाम नहीं देते। वो ये कहते हैं कि जमालियाती अमल बुनियादी तौर पर विजदान से ताल्लुक़ रखता है। फिराक साहब कहते हैं, फिराक एहसास की ऐसी रियाजत, हकीकी शायरी भी है बड़ा काम। एहसास की रियाजत से क्या मुराद है? फिराक साहब कहते हैं, बड़े से बड़े शायर को या हर उस शायर को जो हकीकी मायनों में शायर है, किसी न किसी दाखिली बीमारी का शुरू में शिकार होना पड़ता है। इस बीमारी से लड़ना इसकी अदबी जिंदगी का मकसद होता है। इस लड़ने का मतलब ये है कि जो शदीद असरात शायर की जिंदगी में एक और नाकाबिले बर्दाश्त इंतशार और जानलेवा कर्ब पैदा कर चुके हैं, शायर इस इंतशार और कर्ब को विजदान की मदद से हम आहंगी और सुकून में तब्दील कर दे। फिराक साहब कहते हैं कि हसरत मोहानी की अमली जिंदगी बहुत से इश्तराकियों के मुकाबले में ज्यादा सियासी रही है, लेकिन इनकी विजदानी जिंदगी पर जिनसी मोहब्बत का गलबा रहा है। जज्बाती और विजदानी तौर पर इंसानियत और जिंदगी के कुछ आदर्श और मिली जिंदगी के कुछ मकासद इकबाल पर हावी रहे हैं। ऐसे मौज़ूआत जैसे आज़ादी, इनकलाब, इश्तराकियत, मुसावात, एक नई तहजीब की तख्लीक व तामीर, इन सब मौज़ूआत से लाफानी अदब उसी वक्त पैदा हो सकता है जब शायर या अदीब की विजदानी जिंदगी और उसके जमालियाती एहसास और फनकाराना सलाहियतें इन मौज़ूआत से पुरखुलूस ताउन कर सकें। फन में पहला और आखिरी सवाल खुलूस का होता है। यही वजह है कि कई सौ बरस तवील उर्दू इश्किया शायरी में कामयाब शायरों की फहरिस्त में गिने चुने नाम ही आते हैं। मीर के 100-200 शेर ऐसे हैं, शायद इससे ज़्यादा नहीं, जिनकी शेरियत को दूसरे इश्किया शायरों के कारनामे नहीं पाते। ये सब खुलूस विजदान का करिश्मा है। फिराक साहब ने शायरी के लिए एहसास की रियाजत, जज्बात, विजदान और खुलूस विजदान को अहमियत दी है, उरूज, ख्याल, ज़बान और शऊर को नहीं। बहरहाल शायरी के माखिज के सिलसिले में ये दो मुतज़ाद नुकाते नज़र मौजूद हैं। फिराक ने सच कहा था, मैं वो हंगामा हूँ खुद मुझको नहीं जिसकी खबर, पूछता फिरता हूँ ये शोर कहाँ होता है। और जहाँ तक शायरी के लिए उरूज की पाबंदी का मसला है, फिराक साहब के कुछ अशार याद आ रहे हैं, वो सुन लीजिए। अहले रज़ा में शान बगावत भी हो ज़रा, इतनी भी जिंदगी न हो पाबंदे रस्मियात, पैदा करे ज़मीन नई आसमां नया, इतना तो ले कोई असर दौर कायनात। शायर हूँ गहरी नींद में हैं जो हकीकतें, चौंका रहे हैं इनको भी मेरे तौहमात। उठ बंदगी से मालिक तकदीर बन के देख, क्या वसवसे अजाब का क्या काविशे निजात।
شعور اور وجدان کے درمیان ایک مملکت اور ہے جس کی طرف ابھی میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ میرا مطلب ہے لاشعور۔ وجدان لاشعور ہی کے خاندان کی ایک چیز معلوم ہوتا ہے۔ وجدان کے علاوہ لاشعور کو بھی شاعری ہی نہیں سارے فنون لطیفہ کا ماخذ بتایا گیا ہے، مگر جو لوگ شعور کو شاعری کا ماخذ سمجھتے ہیں ان کے لیے وجدان اور لاشعور دونوں خطرناک ہیں۔ تقریباً سارے نفسیات داں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جبلت اور وجدان کا تعلق شعور سے نہیں ہے۔ ہاں، بیہیویرسٹ مکتبہ فکر کے نفسیات دانوں کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ جبلت کی مدد سے مکڑی جالا بنتی ہے اور وجدان کی مدد سے ہم شعر کہتے ہیں۔ شعور کی مدد سے ہم چارپائی بن سکتے ہیں، شعر نہیں کہہ سکتے۔ آرتھر کوئزلر نے تخلیق کے عمل میں شعور یا ریاضت کی پختگی کو ریپینس کہا ہے، مگر حسن اتفاق کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن لاشعور اور وجدان کو شاعری اور تخلیق کے مظاہرے کی بنیاد سمجھتا ہے۔ شاعری کو رامبو ایک بیداری کا نام دیتا ہے۔ بقول فراق، تارے بھی ہیں بیدار زمین جاگ رہی ہے، پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے۔ ہولڈرن اسے آسمانی بجلی قرار دیتا ہے۔ یہ بجلی شاعر کی روح پر گرتی ہے، اس کے وجدان، اس کے شعور، اس کے لاشعور پر گرتی ہے اور پھر لفظوں سے بہنے لگتی ہے۔ جرمنی میں تو ایسے عظیم شاعروں، فلسفیوں اور ادیبوں کی کمی نہیں ہے جو لاشعور کو تخلیقی صلاحیت کا ماخذ سمجھتے ہیں۔ مثلاً ہرڈر، شیلنگ، ہیگل، گوئٹے، نیٹشے، یہ سارے کے سارے شاعر اور فلسفی لاشعور کو تخلیق کا ماخذ ٹھہراتے ہیں۔ گوئٹے نے کہا ہے انسان زیادہ دیر تک شعور کی حالت میں نہیں رہ سکتا، اسے واپس اپنے آپ کو لاشعور میں پھینک دینا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک باصلاحیت موسیقار کو لیجئے جو ایک نئی دھن بنا رہا ہو، اس تخلیق میں شعور اور لاشعور دونوں تانے بانے کا کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس لاشعور کی مدد سے فرائیڈ نے انسانی زندگی کے انگنت مسئلے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پلوٹینس کہتا ہے کہ فیلنگ موجود ہوتی ہے اپنے وقوف کے بغیر۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ علامہ شبلی نے کہا ہے کہ شاعری جذبات کا اظہار ہے۔ شعور کے معنی فیلنگ ہیں کہ شاعری جذبات کا اظہار ہے۔ کروچے تو شاعری کو صرف اظہار کہتا ہے۔ فراق صاحب اسی فیلنگ کے لیے احساس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شاعروں، افسانہ نگاروں اور فلسفیوں کے علاوہ مسخرے اور سائنسدان بھی تخلیقی عمل میں یکساں طور پر شریک ہوتے ہیں۔ شاعر، مسخرے اور سائنسدان تینوں میں تخلیقی صلاحیت کا ظہور ہوتا ہے۔ شاعر اور سائنسدان دو مختلف حقیقتوں میں نقطہ اشتراک تلاش کر لیتے ہیں۔ سائنسدان کے لیے دریافت کی بنیاد اینالوجی یعنی مماثلت ہوتی ہے اور شاعر کے تخلیقی عمل کا انحصار اس مشابہت کی تلاش اور دریافت پر ہوتا ہے۔ دو مختلف چیزوں کے درمیان مماثلت، مشابہت ہی سے تشبیہ، استعارہ، امیج اور سمبل یعنی علامتیں وجود میں آتی ہیں۔ ہر چیز کے پس منظر میں ایک الگ نظام احساس اور نظام فکر ہوتا ہے۔ شاعر دو مختلف چیزوں کے مختلف نظام فکر یا نظام احساس کو پیش کرتا ہے، مگر اس طرح کہ ان میں مشابہت اور مماثلت پیدا کر دیتا ہے یا ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک نوجوان شاعر کا ایک شعر سنیے۔ وہ پیش برش شمشیر بھی گواہی میں، کفے بلند میں ایک شاخ یاسمین لایا۔ پہلے مصرے میں تو برش شمشیر کا ذکر ہے، تلوار کے تلازمات بیدار ہو جاتے ہیں، مگر دوسرے مصرے میں شاعر نے شاخ یاسمین کا ذکر کیا ہے۔ شاخ یاسمین اور تلوار میں مماثلت کا ایک پہلو کہیں چھپا ہوا تھا، وہ اجاگر ہو گیا ہے۔ شاخ یاسمین اور تلوار جیسی دو مختلف چیزوں میں شاعر نے نہایت خوبصورت ہم آہنگی پیدا کر دی ہے۔ اصغر گورکھپوری کا خاندانی تعلق حضرت آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین شاہ شاہد علی صاحب سبز فروش مرحوم سے تھا۔ روایت سے مرحوم اصغر گورکھپوری بہت اچھی طرح آگاہ تھے، مگر انہیں اس شعر میں کف بلند پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کف بلند میں شاخ یاسمین کیسے آ سکتی ہے اور یہاں کف بلند کا کیا جواز ہے؟ میں دراصل انہیں اس کا جواز بتا نہیں سکا تھا۔ خیر، یہ بات تو مجھے آرتھر کوئزلر کی کتاب پڑھنے کے بعد ایک دن سوجی کہ کف بلند ایک طرح کا ہینڈس اپ ہے، یعنی بچاؤ کے لیے ہاتھ بلند کر دیے ہیں، مگر اس طرح سے بیچارگی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔
दो मुख्तलिफ चीज़ों में जिनके निज़ाम एहसास मुख्तलिफ हों, इनमें इमेज, तशबीह या इस्तारे के ज़रिए मुशाबियत पैदा कर देना और इस तरह कि इनमें हम आहंगी पैदा हो जाए, शायरी है। इसी तरह साइंसी दरियाफ्त भी एक नई मुमासलत की दरियाफ्त है। हाँ, मज़ाहिया बात वो है जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे से हम आहंग ना हो बल्कि टक्कर लें, मुतसादिम हो, गुडमुड हो जाएं और धमाका पैदा कर दें। मिजागो या दो मुख्तलिफ निज़ाम एहसास का तसादुम है। मसलन अकबर इलाहाबादी कहते हैं, शेख जी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुए, एक हैं खुफिया पुलिस में, एक फांसी पा गए। शेख जी के दोनों बेटे दो मुख्तलिफ सिचुएशन में रहते हुए कितनी मुशाबिहत, कितनी ममासलत रखते हैं, मगर शेख जी और खुफिया पुलिस एक दूसरे से हम आहंग नहीं हो सकते। इसी तरह खुफिया पुलिस के आदमी और फांसी पाने वाले में कोई हम आहंगी नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे से मुतसादिम है। इसी धमाका और तसादुम से मिजा और बुल अजबी पैदा हुई है, मगर इसे शायरी भी समझना चाहिए, क्योंकि शेख जी की हरकतों में और उनके बेटों की हरकतों में एक ममासलत भी है, एक मशाबियत भी है। लुत्फ की बात यह है कि ये दोनों शेख जी ही के किरदार का साया मालूम होते हैं। मिजा दरअसल पैदा उस वक्त होता है जब किसी आला तर चीज को पस चीज के मुकाबले में गिरता हुआ दिखाया जाए। जब रूह पर मादा की फतह दिखाई जाती है तो हम हंस पड़ते हैं। जब किसी को हम जन मुरीद देखते हैं, बुखील देखते हैं, तो हमें हंसी आती है। मोलियर के ड्रामों के मिजा की कामयाबी का यही राज मालूम होता है। अगर किसी अच्छे भले आदमी की टोपी हवा में उड़ जाती है तो हम हंस देते हैं। शायद हम आला चीजों को आला रूप में देखना नहीं चाहते, कीड़े निकालकर खुश होते हैं। लेकिन खूबसूरत चीजों की शिकस्त, आला आदर्शों की शिकस्त, अजीम हौसलों की शिकस्त इंसान में ट्रेजिक सेंस भी पैदा करती है। फराग साहब के यहाँ यह एहसास कितना नाजुक है। गुले सरक्श को देखा है मैंने मुरझाते, फराग पिछले पहर मल गिजे सितारों में। खैर, जब शायरों के साथ साथ मिजा निगारों और साइंसदानों की बात चल निकली है तो जरा आइंस्टाइन का कौल भी सुन लीजिए। वो कहता है कि मुकम्मल शऊर एक ऐसी इंतहाई हालत है जो कभी हासिल नहीं की जा सकती। शऊर के अलावा नीत्शे ने कब्ल शऊर को तस्लीम किया है और एक दूसरे साहब ने उसे ज़ेली आगही भी कहा है। ये ज़ेली आगही या कब्ल आगही की हालत शऊर की हुक्मरानी भी करती है। शऊर की रोशनी और लाशऊर के धुंधलिके इतने आसान नहीं हैं कि हर शख्स इसकी पूरी आगही हासिल कर ले। एक आदमी आ गया और उसने कोलरेज को 1 घंटे तक फंसा रखा। जब कोलरेज अपने कमरे में आया तो उसे बड़ी हैरत हुई कि वो इमेज जो उसे ख्वाब में बल्कि नींद में नजर आ रहे थे अचानक इसके हाफजे से महव हो गए। अब उसे अपनी पूरी नज़्म में सिर्फ 8-10 मिसरे याद रह गए और बाकी सारे इमेज मिट गए। जैसे किसी चश्मे के पानी पर जो अक्स होते हैं वो सारे के सारा चश्मे में एक पत्थर फेंक देने से मिट जाते हैं। कोलरेज फिर नज़्म मुकम्मल करता है जिसमें कहता है, झील की दुनिया जो इस कदर खूबसूरत थी मिट गई और हजारों छोटे छोटे दायरे फैलने लगे। हर छोटे दायरे ने दूसरे दायरे की शक्ल बिगाड़ दी। ठहर जा ए नौजवान, ठहर जा, इस चश्मे का पानी हमवार सतह फिर हासिल कर लेगा और वो ख्वाब की दुनिया, वो रोशनी फिर वापस आ जाएगी और खूबसूरत शक्लों के टुकड़े कांपते हुए वापस आ जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे और एक बार ये झील फिर आईना बन जाएगी। बहरहाल इसमें शुबा नहीं कि शऊर से तख्लीकी अमल की तौजीह नहीं हो सकती, चाहे ये तख्लीकी अमल साइंस में हो या शायरी में या तंज़ो मिज़ा में। शऊर के साथ इत्तेफाक का जुज़ भी शरीक होकर शऊर को तख्लीकी अमल का माखज़ बनने से रोक देता है। मुझे अलीगढ़ का एक वाक़या याद आ रहा है जो मैंने किसी बाज़ौक़ अलीगेरियन से सुना था। वो कह रहे थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मशहूर ज़हीन तालिब इल्म पिंटो ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की किसी इमारत की छत पर ऊंट को चढ़ा दिया था। शायरी के अमल में अगर कोई नक्काद या शायर शऊर को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगे तो ऐसा लगता है कि इसकी शायरी की छत पर ऊंट चढ़ गया है और उतरने के लिए छत पर दरवाजा ढूंढ रहा है। बहरहाल ऊंट तो ऊंट होता है, अगर छत पर चढ़ गया तो उतर नहीं सकता। ऊंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे छत पर नहीं चढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायरी के मामले में शऊर पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए,
مگر وجدان کو بھی شاعری کے ایک تخلیقی عمل کا ماخذ بتانا ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کو ریگستان میں چھوڑ دینا، جہاں سے پھر اس کا سراغ نہیں مل سکتا۔ بہرحال میں اونٹ کو چھت پر چڑھانے کی بجائے ریگستان میں چھوڑ دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ فراق نے سچ کہا تھا، فراق انسان سے کیا فیصلہ ہو کفر و ایمان کا، یہ حیرت خیز دنیا جب خدا بھی ماسوا بھی ہو۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔